नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के मोर्चे से आई आज की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर की। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2021-22 की आखिरी तिमाही में हासिल हुई 20% और 2022-23 की पहली तिमाही में हासिल हुई 13.5% की जबरदस्त ग्रोथ ने देशी अर्थव्यवस्था का भगवा परचम विश्व पर लहरा दिया। इस ग्रोथ के बाद भारत एशिया में नंबर 1 और विश्व में नंबर 5 की अर्थव्यवस्था बन गई है। 10 साल के आर्थिक इतिहास में पहली बार भारत 5 पायदान बढ़ते हुए 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यदि बनी है तो इसमें आपका, हमारा, उनका, सभी का योगदान है। मनरेगा में मजदूर करने वाला मजदूर, खेत में काम करने वाला किसान, मल्टीनेशनल कंपनी और सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी हो या सीमा पर लड़ रहे हमारे जवान, आपकी गले की मोड़ पर खोमचा लगाने वाला असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो या हजारों करोड़ का निवेश कर फैक्ट्री चलाने वाला बिजनेसमैन, सभी के सामूहिक प्रयास से आज हमारी अर्थव्यवस्था इस मुकाम तक पहुंची है। भारत की अर्थव्यवस्था पूरे एशिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी बन गई है। हालांकि 2019 की तिमाही में, एक तिमाही में भी भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी थी, लेकिन कोविड, लॉकडाउन और कंजम्पशन में आई कमी के कारण यह खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाई। आज हम चर्चा करेंगे कि आर्थिक मोर्चे पर आई इस खुशी को कैसे कायम रखा जाए, कैसे नंबर 1 से नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 1 पर पहुंचा जाए और इस उपलब्धि को हासिल करने के क्रम में हमें क्या क्या चुनौतियां मिल सकती है और उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए, इन्हीं पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे अर्थशास्त्री राजीव गुप्ता, कृषि अर्थशास्त्री भगवान मीना और बीजेपी प्रवक्ता विनीत हरिहरन, और साथ में रहेंगे कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए तेज तर्रार युवा नेता शुभ्रांश राय। तो करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं कि हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इस उपलब्धि के बाद क्या कहा। हालांकि बहुत लंबी बात कही उन्होंने, लेकिन मैंने एक छोटा सा अंश काटा है आपके लिए, पहले उसको सुनते हैं। उसके बाद कुछ ग्राफिक्स दिखाएंगे आपको और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। I'll hope for, we'll work for it, and I'm also taking into consideration the facts that economies which were far developed than India, economies which are comparable with India like the other emerging markets, and I'm not deriding anybody, but the reality is at a time when multilateral institutions, whether they are World Bank, IMF or any others, who are looking at global economy, are clearly saying that many of these countries are on the verge of recession if they are already not in it. And there are economies which are at a high risk of recession. Some of them 85%, some of them 15-16%. And the report also very clearly says that India is not on the verge of a recession. तो निर्मला सीतारमण जी कह रही थी कि हालांकि आगे भी उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कहा कि यह जो हासिल उपलब्धि हमें हुई है उसमें हम सब का योगदान है, भारत के हर एक नागरिकों का योगदान है। कैसे है ये योगदान और कैसे हमारी आपकी भूमिका है इसमें, और किस तरीके से यह जो ग्रोथ हमें हासिल हुई है इसको कैसे बनाए रखा जाए, जो चुनौतियां आएंगी उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए, इसके लिए हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ हैं, उनसे आपका परिचय हमने करा दिया है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ शुभ्रांश राय जी अभी नहीं जुड़े हैं, थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। राजीव गुप्ता अर्थशास्त्री है और भगवान मीना जी हमारे साथ है, कृषि अर्थशास्त्री, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और विनीता हरिहरन है बीजेपी की प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं भगवान मीना जी से करना चाहूंगा। सबसे पहले तो सभी मेहमानों का स्वागत है। और भगवान मीना जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि 2019 में भी कुछ दिन के लिए या कुछ महीनों के लिए, एक तिमाही के लिए हमें यह उपलब्धि हासिल हुई थी। हम नंबर 1 तो नहीं, लेकिन हम नंबर 5 पे आए थे, लेकिन ये उपलब्धि ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाई थी। लेकिन 2019 के बाद की स्थितियाँ जो थी वो थोड़ी गड़बड़ थी, पूरे विश्व में हालात ख़राब थे, कोविड का काल था, लॉकडाउन था, उसके अलावा जो कंजम्पशन है, चूँकि ग्रोथ जो है जीडीपी ग्रोथ कंजम्पशन बेस्ड होती है, उसको मापने का जो पैमाना है वो कंजम्पशन बेस्ड है, तो इसीलिए 2019 की यह उपलब्धि ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। लेकिन अभी जो ये उपलब्धि हमें हासिल हुई है, ये उपलब्धि हासिल हमने ब्रिटेन को खिसका करके, यानी ब्रिटेन को नीचे करके लिया है, और ब्रिटेन के हालात अभी ठीक नहीं है। वहाँ पर आर्थिक मंदी जो है के कागार पे जो है ब्रिटेन पहुंचा हुआ है। वहाँ पर उत्पादन और जो कंजम्पशन है वो भी वहाँ पर काफ़ी कम हो रहा है।
तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत अपने इस उपलब्धि को, इस ग्रोथ को, इस नंबर को बनाए रखने के लिए क्या करे और ये उपलब्धि नीचे ना आए, फिर से हम चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पर नहीं जाए, इसके लिए भारत को क्या करना चाहिए? हाँ दीक्षा, एक और बार कॉल कीजिए, मैं पिकअप कर लेती हूँ। जी, मैं भगवान मीणा जी से मैं बात कर रहा हूँ जी। सर, इसके लिए हमें ये करना होगा कि अगर लास्ट टीएम जो लास्ट क्वार्टर गया है हम लोगों का, अगर उसमें हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो निर्यात है उस पर हम काम करते तो हम और कहीं आगे पहुंच सकते थे और अच्छा पायदान हमको मिल सकता था, इसमें अच्छे नंबर मिल सकते थे। क्योंकि क्या होता है कि जो यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद जो स्थिति पूरे विश्व में निर्मित हुई है, उसमें भारत एक अच्छा खाद्यान्न में रोल प्ले कर सकता था, लेकिन सरकार उस हिसाब से प्लान नहीं कर पाई, सरकार मैनेज नहीं कर पाई। अगर सरकार और अच्छे से मैनेज करती तो हो सकता था कि हमारे जो अंक है अर्थव्यवस्था में और अच्छे मजबूत होते। क्योंकि जब भारत एक कृषि आधारित क्षेत्र पूरा राष्ट्र है और अर्थव्यवस्था भी कृषि पर ही निर्भर करती है, तो उसमें अगर जब किसानों के पास पैसा आता तो वो कहीं न कहीं बाजार में आता और बाजार के आंकड़े और अच्छे हो सकते थे। और अगर हमको और लगातार इसको आगे ऐसा ही मैनेज करना है लगातार सरकार को, तो इस तिमाही में हम लोगों को अच्छा करना पड़ेगा। और जैसे इस समय जो कृषि में उत्पाद है हमारे पास, उनको निर्यात की एक व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। अगले 2 साल 3 साल का पूरा रोड मैप प्लान करके और स्ट्रेटेजी के साथ अगर हम काम करेंगे तो हम और अच्छा पायदान इसमें हासिल कर सकते हैं। क्योंकि विश्व बाजार को इस समय खाद्यान्न की बहुत जरूरत है और ये जरूरत हमेशा बनी रहेगी। और आने वाले समय में विश्व में और ऐसे युद्ध के हालात बन रहे हैं और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बदल रही है, तो जो विश्व में मार्केट में जो हमारे पास एक अच्छा मौका है कि खाद्यान्न में हम किसानों को भी अच्छे भाव दे पाए और पूरे विश्व बाजार को हम अपने मतलब अपने मार्केट की ओर खींच पाए। बिल्कुल, तो मतलब अपनी जो कृषि उत्पादकता है, बिल्कुल जो अपनी कृषि उत्पादकता है और जो हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी जो है उसके बूते जो है हम आगे जा सकते हैं और इस ग्रोथ को हम सस्टेन कर सकते हैं लंबे समय के लिए। क्योंकि ब्रिटेन जो नीचे आया है वो इकोनॉमी, जो उसकी ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं है, वो इंडस्ट्री बेस्ड है और इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट है उसका कंजम्पशन उतना ज़्यादा नहीं, एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है, इसलिए उनका जो ग्रोथ है वो नीचे गया है और हम जो है उसकी जगह पर अपना स्थान बनाने में हम कामयाब रहे। राजीव जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, आपके लिए क्या लगता है कि ये जो स्थिति हमारी आई है, हम 5वें नंबर पे आए हैं, हमें फिर चौथे, तीसरे, दूसरे और नंबर 1 तक अगर पहुंचना है तो किस तरीके से रखा जाए? हालांकि जो आरबीआई ने जो अनुमान किया था 16.2 का जो है ग्रोथ रेट अनुमान किया था, लेकिन उतना तो नहीं आया पहले तिमाही में, 13.5 पर हम आकर के रुक गए। फिर भी यह जो ग्रोथ है ये हमें 5वें नंबर पर ले आकर के ले गया है। लेकिन क्या इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए, इस पोजीशन को बनाए रखने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? चुनौतियां क्या है? और पॉलिटिकल चीज़ मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन एक अर्थशास्त्री के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए इस चुनौती से निपटने के लिए। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो आज स्थिति जो आई है जी, अभी हम और आगे जाएंगे, हमें अपने पर विश्वास नहीं रहता जी, पर हमारी क्षमताएं बहुत अधिक है। आपको ध्यान हो शायद जी, जब देश को सोनी चिड़िया कहते थे और ब्रिटिशर्स ने आकर के इसको कैद करना चाहा, ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसके बाद हम लोग जिस प्रकार हमारी पॉलिसी बनी, कंट्रोल पॉलिसी, उससे रिजल्ट नहीं आए। और 1991 के बाद एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को जब हमने फॉलो किया जी, उसके बाद लगातार हम बढ़ रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं, अभी तो हमने 75वें वर्ष पूरे हुए हैं, 100 वर्ष पूर्ण होने तक तो हम नंबर 1 पे पहुंचेंगे। वो दिन दूर नहीं है जिस प्रकार हमारे देश में हम लोग स्टार्टअप्स के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जिस प्रकार इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं वर्ल्ड कैपिटल मार्केट में, निश्चित तौर पर हम लगातार प्रयत्न करते रहेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि कोविड के बावजूद जहाँ पूरे वर्ल्ड में, जहाँ अन्य देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, हम फिर भी अपने आप को बरकरार रखने में कामयाब रहे। सबसे पहला कारण क्या है? हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी 62.5% पॉपुलेशन जो है वो यंगस्टर्स की है।
ऐसे यूथ जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं बिल्कुल, और कंजम्पशन में भी योगदान देते हैं। पूरे वर्ल्ड का ध्यान हमारे देश पर लगा हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा एक कंज्यूमर मार्केट है। निश्चित तौर पर यदि जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जो संदेश दिया है कि हम स्टार्टअप्स को हम मजबूत करें और जो हमारा सेविंग का जो हमारा जो बिल्कुल, जो सेविंग की प्रवृत्ति जो है उसको हमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट करेंगे इन्वेस्टमेंट में, निश्चित तौर पर बिल्कुल अपना इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा एक चीज़ जो और भी, जो सुब्बा राव जो है, जो पूर्व गवर्नर RBI के, उन्होंने कहा कि निवेश हमें बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादकता बढ़ानी होगी और जो फ्रीवीज है, फ्रीवीज पे भी उन्होंने कहा कि सब्सिडी वाली इकोनॉमी जो है उससे हमें आगे निकलना होगा क्योंकि हम आने वाले जनरेशन को जो है वो वैसी अर्थव्यवस्था नहीं देंगे, एक कर्ज लाद करके हम नहीं देंगे, इससे अर्थव्यवस्था लंबे समय तक जो है सस्टेन नहीं कर सकती, इसलिए सब्सिडी वाली अर्थव्यवस्था से बचने की कोशिश करने का एक सुझाव दिया था। लेकिन भारत सरकार किसी की भी रहे, चाहे UPA की सरकार रहे, चाहे BJP की NDA की सरकार रहे, सब्सिडी से अभी तक जो है निजात नहीं मिल पाई है। मैं विनीता जी के पास जाऊंगा, विनीता हरिहरन जी के पास। विनीता जी, ये जो सुब्बा राव जी का जो एक सुझाव आया है कि अगर इकोनॉमी को लंबे समय तक सस्टेनेबल बनाना है, अगर इस ग्रोथ को लंबे समय तक कायम रखना है, तो आपको सब्सिडी वाली इकोनॉमी से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन सरकार के पास इस सब्सिडी से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है क्योंकि आप अगर PDS सिस्टम नहीं चलाएंगे तो आपके यहाँ जो गरीबों की जो संख्या है उनको शायद खाने के लाले पड़ जाएंगे और उनका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। जो सामाजिक जिम्मेदारी जो सरकार की, जो कि हमारे संविधान में भी कहा गया है कि भाई आपकी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है क्योंकि सरकार कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो सामाजिक जिम्मेदारी अगर निभानी है तो आपको सब्सिडीज देनी पड़ेंगी, आपको फ्री में भी कुछ देना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे किया जाएगा, ये सवाल जो है मैं सारे अपने जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनसे भी मैं पूछूंगा। लेकिन विनीता जी, मेरी शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये जो बैलेंस है इकोनॉमी में, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से फ्रीवीज और जो सब्सिडी वाली इकोनॉमी और ग्रोथ, इन दोनों को कैसे संतुलित कर करके आगे बढ़ रही है, क्या पॉलिसी है सरकार की? विनीता जी नमस्ते। जी नमस्ते। जी नमस्ते। जैसे आपने कहा, जो संतुलित तरीके से जो इकोनॉमी को चलानी चाहिए, वो सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है वो अभी NDA की सरकार ने दिखा दिया है। पिछले 7 साल में हमने जैसे अपने बैलेंस किया है इकोनॉमी और सब्सिडीज को, इट्स द बेस्ट एग्जाम्पल। जैसे हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग भी है बहुत अजाइल हो गई है। जैसे पहले 5 ईयर प्लान होती थी हमारी, 5 साल में एक इकोनॉमिक प्लानिंग होती थी, लेकिन अभी जो है हमारी एक अजाइल इकोनॉमी है। तो एक नया स्ट्रैटेजी हमने अडॉप्ट किया है बजटरी प्लानिंग के लिए, जो बारबेल स्ट्रैटेजी बोलते हैं। उसमें कई हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, आप लोगों ने सुना होगा, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर बेसिस पर इकोनॉमिक ग्रोथ डिसाइड किया जा रहा है। वो भी एक रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग में। तो उसमें जो है वो हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ को काफी रियलिस्टिक तरीके से कैप्चर करती है और शॉर्ट रन में कैप्चर करती है। हर 6 महीने में हम देखते हैं एक नया अनाउंसमेंट आ जाती है फाइनेंस मिनिस्टर से, क्योंकि हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस है, हमारी इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को के बेसिस पर हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो जैसे जिस तरह से ग्लोबल वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, पैंडेमिक्स आ रही है, काफी अनसर्टेनिटीज आ रही है, डिजास्टर्स आ रही है, ग्लोबली डिजास्टर्स आ रही है, तो उस सब से जूझने के लिए हमारे जो एजाइल इकोनॉमिक प्लानिंग है वही तरीका है आगे बढ़ने के लिए। और आपका जो सवाल है सब्सिडी और इकोनॉमी, जैसे वो फ्रीबीज और सब्सिडी में काफी अंतर है। फ्रीबीज जो है वो इलेक्टोरल प्रॉमिसेस, जो इलेक्शंस के पहले जो हम फ्री में गुड्स देते हैं वो अलग है, और सब्सिडीज जो है वो प्रोग्रामेटिक तरीके से जो बजटरी एलोकेशंस होती है उसको हम 4 साल या 5 साल में देते हैं सारे पॉपुलेशन को। जैसे गरीब कल्याण योजना हो गया या प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, जो भी है, जितने भी प्रोग्राम्स है, वो प्रोग्रामेटिक बजटरी एलोकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रेजरी से वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से वो जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट से सारी जनता को जाती है वो। तो वो एक फेडरल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की एक रूप है वो सब्सिडी। जो जब तक हमारी जो पॉवर्टी लाइन है वो हम
हम उससे उभरने आते हैं, जब तक हम हमारी जो जिनी कोएफिशिएंट है अभी भी मीडियम लेवल में है, लेकिन जब तक वो नहीं होते, क्योंकि हमारे जो 70 साल की जो पॉवर्टी की जो चैलेंज रही है उससे जूझने के लिए हमें सब्सिडीज और मे बी अनदर हराइजन के लिए हमें देनी होगी हमारी पॉपुलेशन को, बिकॉज हमारी जो इंडिया है काफी सेंचुरीज में एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, गरीबी भी है, अमीरी भी है, तो सब्सिडीज इज वन वे ऑफ इक्वलाइजिंग दिस। और दूसरी तरफ से ये सरकार जो है काफी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, जैसे गति शक्ति मास्टर प्लान और जो डिसइन्वेस्टमेंट्स और ये सब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से, पब्लिक स्पेंडिंग से, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रही है, उससे काफी इकोनॉमी में लिक्विडिटी आएगी और मार्केट में काफी हलचल होगी। और इस सरकार ने कई सरकारों जो भी पहले की सरकारें आई हुई है, इस सरकार ने सबसे अधिक जो एग्जाम्पल है जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज कर रही है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी जो संख्या है वो इस सरकार में हुई है। और अभी भी जब भी इवन दो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक काफी ग्लूमी है, लेकिन फिर भी 95% ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अभी भी इंडिया में ही है और बाहर गई नहीं है। तो हमारी जो स्थिति है, हमारी स्थिति काफी रोबस्ट है, काफी स्ट्रांग इकोनॉमी है। इसीलिए हालांकि ग्लोबल इकोनॉमी बहुत डाउन है, लेकिन फिर भी इंडिया की इकोनॉमी जो है ग्लोबल से बिल्कुल वो शायद इसलिए क्योंकि जो इसकी जो रीढ़ है वो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी की एक खासियत होती है कि दुनिया चाहे जितनी भी जाए, लेकिन हम जो है उस स्थिति में नहीं आएंगे जिस स्थिति में पूरी दुनिया आ सकती है। या ब्रिटेन का जो हाल हुआ है, जो श्रीलंका का जो हाल हुआ है, वो हाल भारत का नहीं हो सकता, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पर काफ़ी मजबूत है और किसान जो है वो मजबूत है, और किसान इस देश को पालन करने के लिए पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त मात्रा में जो मेहनत है वो किसान कर रहे हैं। मेरा एक सवाल अपने सारे पैनलिस्ट के साथ से होगा। मैं शुरुआत मीना जी आपसे करना चाहूँगा कि हमारी इकोनॉमी या देश में विश्व में किसी भी देश की इकोनॉमी जो है उसको नापने का जो पैमाना है वो कंजम्पशन होता है, यानी आप कितना उपभोग करते हैं, आप कितना इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल के आधार पर होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, भारत में क्या है, बहुत बड़ा सेक्टर एक ऐसा है जिसमें कंजम्पशन तो होता है लेकिन वो कहीं भी इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट नहीं होता। आप किराना सेक्टर की अगर बात करें, आप अगर खुदरा क्षेत्र की अगर बात करें, तो वहाँ पर कंजम्पशन गांव में, गलियों में, छोटे शहरों में, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास जो शहर है, वहाँ पर उपभोक्ता कहीं भी है, हर एक गली मोहल्ले में सभी जगह खोमचे वाले हैं, छोटे दुकान वाले हैं, सब जगह कंजम्पशन, सबकी दुकानें चल रही है, सबका व्यापार चल रहा है, लेकिन वो कहीं इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अगर ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाए इकोनॉमी में, तो मुझे लगता है कि मैं 5 नंबर से सीधे 1 या 2 नंबर पर हमारी इकोनॉमी आ सकती है। और इसी के लिए मुझे लगता है जो सरकार ने डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है, डिजिटल इंडिया इसमें काफ़ी मदद भी कर रहा है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो है अब रिफ्लेक्ट हो रहा है। मीना जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में कंजम्पशन को रिकॉर्ड करने का जो एक सिस्टम नहीं है, क्या आपको लगता है अगर इसमें रिकॉर्ड करने का सिस्टम, रजिस्टर करने का, यानी आप जो खर्च कर रहे हैं वो अगर कहीं रजिस्टर होने लगे तो हमारी इकोनॉमी जो है वैसे ही बूम हो जाए? और अगर आप कहें तो असंगठित रूप से कहीं पर भले ही रजिस्टर ना हो, लेकिन अगर पूरे चीज़ को अगर आप एक अनुमान के तौर पर अगर जोड़ के देखें तो हमारी इकोनॉमी अभी 5 नंबर पर नहीं बल्कि 1 या 2 नंबर पर होनी चाहिए। देखिए, एग्रीकल्चर में जो उत्पादन होता है वो तो रजिस्टर्ड होता है, क्योंकि जो भी मंडी में किसान बेचने फसल जाता है उसका भी 1 नंबर में पेमेंट हो रहा है। मात्र 10,000, 20,000 या मतलब 10,000 तक का ही कैश पेमेंट होता है, और वो भी ऑन रजिस्टर्ड। मेरा नहीं, अगर आप अपने मोहल्ले की दुकान में, चाहे मैं अपने मोहल्ले में अगर किसी किराना की दुकान से जाकर के कैश खरीदता हूँ, पैसे लेकर के देता हूँ, तो वो कहीं रजिस्टर्ड, वो उसका एक बहुत बड़ा मार्केट है। जो डिजिटल पेमेंट से शायद अब तो कुछ सेक्टर जो है वो रजिस्टर होने लगे हैं, सरकार के पास आंकड़े आने लगे हैं, लेकिन बहुत सारा अभी भी करीब मुझे लगता है कि 60% से ज़्यादा मार्केट ऐसा है जहां पर ये कहीं पे रजिस्टर नहीं होता है। जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ सर, लेकिन अभी जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से अगर छोटा व्यापारी भी खरीदता है तो उसका कहीं ना कहीं जीएसटी में उसका रिकॉर्ड होता है कि जो उत्पादन करा है, क्योंकि जीएसटी की खासियत ये है कि जब से आप प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं और उसको बेचना स्टार्ट करते हैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाता है। और जो पेमेंट की बात कर रहे हैं तो वो अभी ऑनलाइन पेमेंट का स्तर बढ़ा है देश भर में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में जाए चाहे आप शहरी क्षेत्रों में जाए, तो उसमें आने में समय लगेगा, 4 से 5 साल लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्ट जो छूट रहा है, बाकी तो लगभग इसका कवर हो रहा है 70%, 60% ऊपर, जो 20-30% का जो बीच में गैप बचा वो भी आने वाले समय में ये आपको दिखने लगेगा। और अगर हम देखें कि जो छोटे मतलब चाहे छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो, सभी अब आईटीआर रिटर्न फाइल करने लगे, क्योंकि
सरकार की सख्ती के बाद कह दो या जागरूकता के बाद कह दो, दोनों प्रकार से उसमें जो इनकम है वो लोग शो करने लगे, ऑनलाइन पेमेंट होने लगे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है ऑनलाइन पेमेंट का स्तर धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चलन बढ़ रहा है। लोग फोन पे, पेटीएम और जो भी सारे हैं वो यूज करने लगे हैं। और जो किसान है वो भी, क्योंकि अभी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन आ रहा है, किसानों के खाते में आ रहा है, तो वो ऑनलाइन चेक के माध्यम से भी कोई सामान खरीदते हैं दुकानों से, दवाई खाद बीज लेते हैं, तो उनका पेमेंट भी वो चेक के माध्यम से करने लगे। तो आने वाले 3-4 साल में इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। हम तत्काल देखें तो ये परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा। बिल्कुल। एक चीज मैं और मैं जाना राजीव जी के पास में जाना चाहूंगा। राजीव जी, क्या आपको लगता है कि जो जीडीपी नापने का जो पैमाना है, आपको लगता है कि ये फॉल्टी है? इस तरीके से ग्रोथ जो मापते हैं कि भाई कंजम्पशन में, मान लीजिए कहीं पे ट्रैफिक जाम हो गया और लोग ज़्यादा गाड़ियां वहाँ पर फंस गई, तो वहाँ पर पेट्रोल का कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाता है। और वो जो पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ता है तो कायदे से तो आप उसको जला रहे हैं पेट्रोल को, बिना किसी रिजल्ट के, उसका कोई सार्थक या सकारात्मक परिणाम नहीं हो रहा, लेकिन वो कंजम्पशन बढ़ रहा है और ये आपके इकोनॉमी को यानी जीडीपी रेट को बढ़ा रहा है। तो क्या आपको लगता है इस तरीके के सिस्टम से जीडीपी ग्रोथ को नापना जो है या मापना जो है ये एक फॉल्टी सिस्टम है और पैमाना जो है वो बदला जाना चाहिए और ग्रोथ का पैमाना जिस तरीके से अभी है उस हिसाब से नहीं, दूसरे हिसाब से बढ़ना चाहिए? इसको कंजम्पशन बेस्ड नहीं रखना चाहिए, या कंजम्पशन बेस्ड में अगर रखना है आपको तो कुछ फिल्टर लगाना चाहिए इसमें? मुकेश जी, हमारे पास कई मेथड्स होते हैं जी, उसी में से एक मेथड हमारा कंजम्पशन बेस्ड होता है जी। अब चूंकि अकाउंटिंग करना, डेटा इकट्ठा करना आसान नहीं है, फिर भी यह है कि हम काफ़ी हद तक हमारे जो डेटा होते हैं ये हमको बता देते हैं कि स्थिति क्या है। क्योंकि फुल प्रूफ हमको अकाउंटिंग करना बहुत ही टफ काम है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ परसेंटेज हमारा जो उसमें गैप रहता है, उससे हम अपनी अकाउंटिंग को हम नहीं कह सकते कि 100% हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है। बिल्कुल। तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि हमारे पास अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम जो चला आ रहा है उसी के आधार पे करें। तो क्या इसमें रियल ग्रोथ जो है वो अलग होता है, अलग पैमाना? क्योंकि मैंने अभी जो जिस तरीके से अभी मैंने कहा कि रजिस्टर्ड बहुत सारी चीज़ें जो है, जो खर्च कंजम्पशन तो उसका हो रहा है और वो रियल चीज़ भी हो रहा है। जैसे आप कहीं पर जाते हैं और कहीं पे जा करके कुछ खरीदते हैं, मान लीजिए आप गए और कहीं पर चना का भूंजा आप खरीदे, चाहे मक्का खरीदे, आपने खा लिया, वहाँ पर आपने कैश में पेमेंट कर दिया। आप गए बाजार में गोलगप्पा खरीदा, आपने कैश पे पेमेंट कर दिया। और वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। आप अगर चांदनी चौक दिल्ली की बात करें तो चांदनी चौक में जो मार्केट है बहुत बड़ी मार्केट है और वहाँ पर सारा कैश का धंधा होता है, वो कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। लेकिन जीडीपी ग्रोथ में उसका योगदान नहीं है। वो जो पूरा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन वहाँ पर जीडीपी में मुझे नहीं लगता है कि उसका योगदान है। तो इन सब सेक्टर के कंजम्पशन को जीडीपी के साथ अगर जोड़ना है तो क्या करना चाहिए? मुकेश जी, देखिए, या तो कंजम्पशन बेस्ड हम कैलकुलेशन कर लें जी, या हम इनकम बेस्ड कर लें जी, कि हमारा इनकम बेस्ड जितनी भी इनकम हो रही है हमारी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी भी हमारे देश में हम लोग 100% हमारा डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ। हालांकि काफ़ी कुछ अंतर पड़ा है। आपने देखा कि जब से हमारा डिजिटल पेमेंट शुरू हुए, हमारे टैक्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आज जो जीएसटी में इजाफा हुआ है उसका बहुत बड़ा कारण क्या है? हमारा डिमोनेटाइजेशन के बाद से हमने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। निश्चित तौर पर हम धीरे धीरे करके ये हमारा जो सिस्टम है इम्प्रूव होगा और हम बिल्कुल हमारे साथ जी मैं समझ गया। आपको मैं रोकना चाहूँगा। हमारे साथ शुभ्रांश राय जो है वो जुड़ गए हैं, देर से जुड़े हैं, लेकिन शुभ्रांश जी आपका स्वागत है। और मैं आपकी पहले प्रतिक्रिया ले लूँ कि आप ये जो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है विश्व की भारत, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पे, और इसको बनाए रखने के लिए जो सरकार उपाय कर रही है, क्या आपको लगता है ये काफ़ी है और इससे हम आगे भी नंबर 2, नंबर 1 की पोजीशन पे जा सकते हैं? शुभ्रांश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं जी। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि 2014 से पहले हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था।
तीसरी अमेरिका और चाइना के बाद हिंदुस्तान का नंबर आता है। तो ये आप अपने दर्शकों को एक बार जरूर बताइए। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और नहीं आप कंफ्यूज कर रहे हैं सुब्राज जी। एक मिनट सुनिए प्लीज। आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि पांचवी इकोनॉमी के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आजाद हिंदुस्तान में हर घंटे 5 दिहाड़ी मजदूर, जो आप अपने 30 मिनट की चर्चा में ठेले वाले, खोमचे वाले, गोलगप्पे वालों का जिक्र कर रहे हैं, 5 दिहाड़ी मजदूर हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं। आप इमेजिन करके देखिए कि ये कितनी बड़ी समस्या है। इसमें प्रधानमंत्री जी का ध्यान कब जाएगा। दूसरी जो आपने किसानों का और एग्रीकल्चर का किया था, प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने वादा ये जरूर किया था कि 2022 तक किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उनके खर्चे तो दुगने हो गए, चाहे वो डीजल के रूप में, खाद के रूप में, डाई के रूप में, यूरिया के रूप में, पोटाश के रूप में, लेकिन उनकी इनकम डबल नहीं हुई। तो हमें खाली बर्तन पीट के एक दूसरे को सांत्वना और बधाई नहीं देना चाहिए। कुछ चंद अमीरों के पॉकेट मजबूत होते हो और आम भारतीय अगर परेशान है तो ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा भारत सरकार को बधाई देना चाहिए। और आपको ये भी आगाह कराना चाहिए देश को और देशवासियों को कि भैया इससे पहले हम तीसरी फास्टेस्ट इकोनॉमी थे। अगर सरकार जवाब देने के लिए के अर्थशास्त्री, सरकार के वित्त मंत्री अगर सही तरह से काम किए होते तो आज भारत नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहा होता और हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। ठीक है, आपने जो सवाल उठाया विनीता हरिहरन जी जवाब देंगे, लेकिन एक चीज मैं चाहूंगा कि आप साफ करें। ये जो आपने आंकड़े बताए कि 5 जो ठेला और रेडी पटरी वाले हैं रोज आत्महत्या कर रहे हैं, ये आंकड़ा आपने कहाँ से लिया? और दूसरी बात ये कि फास्टेस्ट एक मिनट मुकेश जी, आप देश के दर्शकों को और अपने दर्शकों को आप गुमराह मत करिए। हाँ। ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है, भारत सरकार का आंकड़ा है। कहाँ का? कौन सा? वो एजेंसी बताइए ना, एजेंसी बताइए ना, एजेंसी बताइए का आंकड़ा नहीं है, एजेंसी बताइए कौन सी एजेंसी है? सबके सामने नहीं, मेरे सामने ये आंकड़े नहीं आए हैं, मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ। खैर चलिए, आप कह रहे हैं मैं अभी हम बात कर रहे हैं तो आप कम से कम आगाह करिए। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि हर गरीब से गरीब और हर तबके के पॉकेट में पैसा जाना, ये है असली अर्थव्यवस्था का मतलब। चाहे वो खोमचे वाला हो, चाहे ठेले वाला हो। चलिए, मैं इसमें आपसे बहस नहीं करूंगा। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी आप हैं। हर घंटे 5 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करे और कुछ चंद 100 लोग नरेंद्र मोदी। चलिए, विनीता हरिहरन जी जवाब देगी। विनीता जी जवाब दीजिए जी। जो पहली बात मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ बैटरी बहुत लो है। मैं गाड़ी पे बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए आपने सवाल उठाए। विनीता जी जी, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात हो रही थी। जैसे फर्स्ट क्वार्टर FY22 में जो 13.5% की ग्रोथ हमने रजिस्टर किया है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हम आज की स्थिति में। लेकिन हम ग्लोबल आउटलुक्स और ग्लोबल सर्वेस के बेसिस पे मॉडेस्ट प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, रियलिस्टिक प्रोजेक्शंस कर रहे हैं। और आप जो GDP कैलकुलेशंस की बात कर रहे थे, वो IMF और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल जो मेथोडोलॉजीज है वही अडॉप्ट, उसी के बेसिस पे हम, उसी के आधार पे हम बोल रहे हैं कि हम 3rd या 5th होंगे। जो 2019 में 3rd थे हम। फिर जो ग्लोबल पैंडेमिक आई हुई है, जो स्थिति थी पिछले 2 साल में, वो पूरी विश्व में कभी भी ग्लोब पे कभी भी हमने ऐसे पैंडेमिक की जो सिचुएशन वो नहीं देखी। बिल्कुल। और जैसे अमेरिका और जैसे एडवांस इकोनॉमीज बोलते हैं, एडवांस्ड इकोनॉमीज जो है वो अभी जैसे वो जूझ रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे रिसेशन में जा रहे हैं एडवांस इकोनॉमीज। लेकिन हमारी इकोनॉमी जो इंडिया की जैसे सबसे लार्जेस्ट सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, हमने इस रिसेशन को हमने फेस किया, रोबस्ट रिंग फेंसिंग कर चुके हैं हम अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक से। हम अपने इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैसे प्रोटेक्ट करें? जैसे आपने कहा था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और जैसे आत्मनिर्भर भारत, काफी स्लोगन खाली नहीं है ये आत्मनिर्भर भारत। इट इज ये एक मेथोडोलॉजी, एक इथोस है हमारी जो प्रोडक्शन और हमारी जो इकोनॉमी की बेसिस है आत्मनिर्भर भारत। जैसे प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को के ऊपर पर ज्यादा फोकस करे, इंपोर्ट्स पे ज्यादा फोकस ना करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस करे, और हमारी एक्सपोर्ट इकोनॉमी को बढ़ाने की जो कोशिश है, उसी ग्रोथ मॉडल जो अडॉप्ट कर रहे हैं हम। इसी वजह से जो है हमारी इकोनॉमी रिंग फेंस्ड है काफी ग्लोब के जो शॉक से।
और जो आप बोल रहे थे जैसे जीडीपी हम जो लेबर इनफॉर्मल लेबर फोर्सेस के जो इकोनॉमीज है हम कैप्चर नहीं कर पा रहे, लेकिन आप जानते होंगे जैसे लेबर मार्केट रिफॉर्म्स जो हुए हैं, लेबर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुए हैं हाल ही में, वो भी रेवोल्यूशनरी थे, जो पिछले 60 साल से जो हुए नहीं थे। वो 29 कोर्स जो कम्बसम कोर्स से काफी श्रिंक करके हमने 4 कोर पे किए, और जो डोमेस्टिक और गिग वर्कर्स बोलते हैं, जिसे इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स बोलते हैं, उन सब के लिए एक पीएफ की अकाउंट खोली जाएगी और उस पे सरकार काम कर रही है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है। ये सरकार के काम करने का नतीजा ही है कि एक तरफ जहां यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं, वहां उस स्थिति में जब विश्व के दूसरे देश की इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही है, लेकिन भारत की इकोनॉमी जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और केवल आगे ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि हम 6 पायदान आगे आकर के 5वें नंबर पर आकर के विराजमान हो गए हैं। लेकिन अब हमारे पास चुनौती है कि इस स्थिति को बनाए कैसे रखा जाए, और इस चुनौती को अगर बनाए रखना है तो इसके लिए हमें, आपको और सबको, पूरे देश को मिलकर के काम करना होगा और मिलकर के इस कंजम्पशन को बढ़ाना होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।